हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। और ये एक्ट राजस्थान जुडिशल सर्विस के एग्जाम में आएगा। और इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और ये एक्ट हमारा छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट एक्ट जरूर है। और हम आज शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसका हम आज शुरू करेंगे चैप्टर 1, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एक राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट भी इसके साथ साथ चल रहा है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अब इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? इस एक्ट का पूरा नाम है, इस एक्ट के अगर हम पूरे नाम की बात करें, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अब अगर हम किसी भी एक्ट के बारे में जाने तो ये एक्ट कौन से साल में बना था, कितने नंबर का एक्ट है, तो ये है 2016 में पास हुआ है और सेकंड नंबर का एक्ट है। हम कह सकते हैं कि 2016 के अंदर सेकंड नंबर पर पास होने वाला एक्ट कौन सा होगा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं किसी भी एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना जरूरी होता है, कि वो एनेक्ट कब हुआ और वो एनफोर्स कब हुआ। तो अगर हम उसकी एनेक्टमेंट डेट की बात करें, तो इसकी एनेक्टमेंट डेट है 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 इसकी एनेक्टमेंट डेट है। और अगर हम बात करें इसके लागू होने की तिथि, एनफोर्समेंट डेट, तो वो होगी आपकी 15 जनवरी 2016। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। एनेक्टमेंट पूछेगा 31 दिसंबर 2015, और एनफोर्समेंट पूछेगा 15 जनवरी 2016। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में कब आया था? तो ये आया था 12 जनवरी 2016। एनेक्टमेंट 31 दिसंबर 2015 को, एनफोर्समेंट 15 जनवरी 2016 को, और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड कब हुआ था? 12 जनवरी 2016। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं, आज हम इसका जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 क्या कहता है इसका? चैप्टर 1 कहता है इसका प्रिलिमिनरी के बारे में। चैप्टर 1 इसका डिस्कस करता है प्रिलिमिनरी के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में। अब सेक्शन 1 देख लेते हैं इसका। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है इसकी। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल वाली बात नहीं है। इट एक्सटेंड अप टू होल ऑफ इंडिया। अब ये पूरे भारत में लागू है। कब से लागू है? 31/10/2019 से। इस दिन क्या इन्फोर्स हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था। ये मैंने आपको अपने जो पहली वाली वीडियोस हैं एक्टों की, उनमें भी बता रखा है। It shall came into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। एनफोर्समेंट डेट मैंने बताई थी आपको, 15 जनवरी 2016 की। और साथ साथ मैंने आपको बताया था ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड कब हुआ था ये? 12 जनवरी 2016 को। यहाँ तक की बात क्लियर है। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the provision of this act shall apply to all matters concerning children in needs of care and protection and children in conflict with law including। अब इसमें ये बोल दिया कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये किस किस स्थिति पर लागू होगा, किस किस पर लागू होगा, कैसे कैसे लागू होगा। तो ये ऐसे जो भी कानून है इसके अलावा भी, जो कि चिल्ड्रन से संबंधित हो, उनकी केयर से संबंधित हो, उनके प्रोटेक्शन से संबंधित हो, चिल्ड्रन के द्वारा किए गए कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित हो, उन सब पर ये लागू होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है।
अब हम देख लेते हैं इसके आगे और क्या लिखा हुआ है। किसी भी चिल्ड्रन के एप्रीहेंशन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, उसकी डिटेंशन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, उसके प्रोसिक्यूशन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, किसी चिल्ड्रन के ऊपर पेनल्टी का मामला हो, किसी चिल्ड्रन की इम्प्रिजनमेंट का मामला हो, किसी चिल्ड्रन की रिहेबिलिटेशन का मामला हो, या किसी चिल्ड्रन की सोशल इंटीग्रेशन का मामला हो, तो उस उन सभी मामलों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रोविजंस लागू होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रोसीजर एंड डिसीजन और ऑर्डर रिलेटिंग टू रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन से संबंधित कोई भी प्रोसीजर हो, रिहेबिलिटेशन से संबंधित कोई भी डिसीजन हो, रिहेबिलिटेशन से संबंधित कोई भी ऑर्डर हो, एडॉप्शन से संबंधित कोई भी प्रोसीजर हो, ऑर्डर हो, डिसीजन हो, री इंटीग्रेशन से संबंधित हो, रेस्टोरेशन से संबंधित हो, उन सब प्रोविजन पे भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हमने अभी पढ़ा सेक्शन 1। तो अभी हमने ये देख लिया कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये इसका जो जो सेंटर फोकस पॉइंट है वो किसके ऊपर है? चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के ऊपर, चिल्ड्रन की भलाई के ऊपर। तो हम अभी तक क्या समझे कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये इसका सेंटर पॉइंट क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है चिल्ड्रन। उनसे संबंधित कोई भी जो अड़चने आएंगी, जो भी उनसे संबंधित कोई भी मामले आएंगे, वो किसके अंतर्गत देखे जाएंगे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर देखे जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन नंबर 2 बहुत बड़ा है, इसमें 61 डेफिनेशन है। हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सबको करेंगे। तो हमारा ये आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लाइव सेशन है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। अगर जल्दी ख़त्म हुआ तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमें एक एक डेफिनेशन को ध्यान से देखते हुए चलना है। एग्जाम में वो क्या पूछ ले, कैसे पूछ ले, हमें नहीं पता। हमें हमारी तरफ से एक एक सेक्शन की एक एक डेफिनेशन कवर अप करके चलनी है। तो देखते हैं डेफिनेशन पार्ट। सेक्शन 2 डेफिनेशन। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, ये तो हर बार की बात। सेक्शन नंबर 2 की क्लॉज 1 की डेफिनेशन क्या कहती है? अबेंडेंड चाइल्ड। अबेंडेंड चाइल्ड कौन से चाइल्ड होंगे? ऐसे चाइल्ड जो कि छोड़ दिए गए हों अपने बायोलॉजिकल माँ बाप के द्वारा, या अपने एडॉप्टिव माँ बाप के द्वारा, या अपने गार्जियंस के द्वारा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अबेंडेंड चाइल्ड की बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे जिनका कि त्याग कर दिया गया हो, छोड़ दिए गए हो, किनके द्वारा? बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा, एडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा, या गार्जियन के द्वारा, या फिर who have been declared as abandoned by the committee after due inquiry। अब या तो अपने बायोलॉजिकल माँ बाप के द्वारा त्याग दिए गए हों, एडॉप्टिव माँ बाप के द्वारा त्याग दिए गए हों, या गार्जियन के द्वारा त्याग दिए गए हों, या फिर कोर्ट ने जो कमेटी बनाई हो, जुवेनाइल जस्टिस की कोर्ट ने जो कमेटी बनाई हो, उन्होंने जब पूरी इंक्वायरी की हो, उसके बाद जाकर के उस कमेटी ने उस बच्चे को क्या घोषित कर दिया हो? अबेंडन घोषित कर दिया हो, तो वो भी क्या माना जाएगा? अबेंडन चाइल्ड माना जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स, पहला पॉइंट। बाय हिज एडॉप्टिव पेरेंट्स, दूसरा पॉइंट। और बाय हिज गार्जियन, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट हो गए। या फिर जो भी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने उस चिल्ड्रन को क्या घोषित कर दिया है? अबेंडेंड घोषित कर दिया है। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अबेंडेंड बाय द कमेटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। अब ये कमेटी कौन बनाएगी? ये कमेटी कोर्ट बनाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 1 की डेफिनेशन आज यहाँ पर खत्म। सेक्शन 2 क्लॉज 2 बात करता है एडॉप्शन की, गोद लेना। अब एडॉप्शन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक बच्चे को गोद लिया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, जो कि अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है और अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स के पास चला जाता है। देखते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच द एडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स। जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, जो गोद लिया हुआ बच्चा है, वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से हमेशा के लिए सेपरेट हो जाता है। पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है। दूसरा, एंड बिकम लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज एडॉप्टिव पेरेंट्स विद ऑल राइट्स।
मतलब पहला, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से हमेशा के लिए सेपरेट। दूसरा, अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स का लॉफुल बच्चा हो जाएगा। यहाँ पर ये वर्ड याद रखना है, लॉफुल चाइल्ड, कानूनी तौर पे बच्चा हो जाएगा वो, ठीक है। उसके हालांकि वो एडॉप्टिव पेरेंट्स का बच्चा है, लेकिन उसके पास सारे अधिकार, विद ऑल राइट्स, विद ऑल प्रिविलेज, विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर अटैच टू बायोलॉजिकल चाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि वो जो उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनका एडॉप्टिव चाइल्ड है, लेकिन उस एडॉप्टिव चाइल्ड के पास राइट्स कौन से होंगे? बायोलॉजिकल चाइल्ड वाले राइट्स होंगे। किसकी प्रॉपर्टी के ऊपर? एडॉप्टिव पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ तक की बात क्लियर है? हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 2 भी यहाँ पर खत्म होता है। एक एक डेफिनेशन आराम आराम से करेंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे। उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 3, एडॉप्शन रेगुलेशन। अब भैया जब हम एडॉप्शन करेंगे तो उससे संबंधित कुछ कायदे कानून भी होंगे। वो क्या है वो हम देख लेते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 3 के अंदर। द रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडॉप्शन। मतलब एडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होगी, क्या क्या उसमें चरण होंगे, वो सारा फ्रेमवर्क कौन करेगा? अथॉरिटी करेगी। और ये अथॉरिटी किसके अंडर होगी? ये अथॉरिटी कौन सेट करेगा? ये करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ऐसी अथॉरिटी जो नोटिफाई कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और उसमें क्या होंगे? सारे रूल्स और प्रोसीजर होंगे किसके रिगार्डिंग? एडॉप्शन के रिगार्डिंग। तो यह हो गया हमारा 2 क्लॉज 3। यहाँ तक की कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 4। बात करता है एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर की, एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके रैंक क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस रैंक से नीचे कोई भी ऑफिसर अगर होगा तो वो क्या नहीं होगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। यहां तक की बात क्लियर है? ऑन होम मैजिस्ट्रियल पावर हैव बीन कन्फर्ड। मतलब कोई भी ऐसा डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट जिसके पास एक मैजिस्ट्रेट की पावर हो, जिसको कि एक मैजिस्ट्रेट की पावर दी जाए सरकार के द्वारा, वो आदमी कौन कहलाया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर कहलाया जाएगा। अगर कोई आदमी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से नीचे है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है सेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 5। अगर हम बात करें सेक्शन 2 क्लॉज 5 की, ये बात करता है आफ्टर केयर की। अब आफ्टर केयर का मतलब हम क्या समझे? मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट, मेकिंग प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल और अदरवाइज टू अ पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल की जिसकी एज हो गई है उसके सपोर्ट के लिए, उसकी फाइनेंशियल नीड के लिए या किसी अन्य नीड के लिए। पहली पॉइंट, बट नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। मतलब अगर हम आफ्टर केयर की बात करेंगे तो इसमें 18 साल से ज़्यादा और 21 साल से कम उम्र के बच्चे की बात की गई है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। एज पूछ लेता है इसके अंदर कि आफ्टर केयर किस एज ग्रुप के बच्चे से संबंधित है? 18 साल से ज़्यादा, 21 साल से कम। क्या होगा? उसके सपोर्ट के लिए प्रोविजन बनाए जाएंगे,
उसके फाइनेंशियल नीड्स के लिए प्रोविजन बनाए जाएंगे, और कुछ अन्य उसकी जरूरी वस्तुएं उसके लिए प्रोविजन बनाए जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। एंड हैव लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशनल केयर टू जॉइन मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, और उसको किसी अन्य इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा जो कि एक सोसाइटी से लिंकअप है, ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। किस बच्चे की? 18 साल से ज़्यादा की और 21 साल से कम उम्र के बच्चे की। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 6। सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर हम देखें, ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी। ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी क्या कहती है? अ फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी दैट इज ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ऐसी कोई फॉरेन सोशल अथॉरिटी या कोई चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी जो कि किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? जो कि मान्यता प्राप्त है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर सेंट्रल अथॉरिटी। और इसके लिए रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? उस कंट्री के सेंट्रल अथॉरिटी की, या उस कंट्री के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। यहाँ तक की बात क्लियर है। और ये किसके लिए होगा? फॉर स्पॉन्सरिंग द एप्लीकेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिया NRI और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे बच्चे जो कि NRIs हैं, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या पर्सन ऑफ फॉरेन प्रोस्पेक्टिव हैं, जो कि अडॉप्टिव पेरेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया। मतलब ऐसे कोई नागरिक जो कि NRI हो, इंडियन ओरिजिन के हों, कोई फॉरेनर्स हों, अगर वो कोई इंडियन बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनकी जो अब ऐसे मान लो कि कोई NRI है, अब उसको एक बच्चा अडॉप्ट करना है इंडिया का, तो वो कैसे अडॉप्ट कर पाएगा? इस अथॉरिटी के द्वारा, क्योंकि इसमें लिंकअप किसका है? इंडिया का भी है, फॉरेन का भी। तो ये अथॉरिटी, इसका मेन वर्क क्या है? इसका मेन वर्क है क्या? कोई NRI हो, फॉरेन ओरिजिन का हो, वो एडॉप्शन बच्चे का करेगा इंडिया का। इसलिए इसका फ्रेमवर्क बनाया गया है। अब हम देखते हैं अथॉरिटी। सेक्शन 2 क्लॉज 7। अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर 68। अथॉरिटी की डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन 68 में दे रखी है, और सेक्शन 2 में बात करेंगे तो वो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दे रखी है। क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं बैगिंग। सेक्शन 2 क्लॉज 8 बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या हुआ? सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म इन अ पब्लिक प्लेस, एंटरिंग इनटू एनी प्राइवेट प्रेमाइसिस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग, रिसीविंग आर्म्स एंड अंडर एनी प्रिटेंस। मतलब सॉलिसिटिंग हमने की हो, या कुछ रिसीव किया हो पब्लिक प्लेस में किया हो, या हम जबरदस्ती किसी प्राइवेट प्रीमाइसिस में घुस गए हो, किस लिए? सॉलिसिटिंग करने के लिए या आर्म्स रिसीव करने के लिए, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? बैगिंग कहलाया जाएगा। दूसरा, एक्सपोजिंग, एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेन exhorting arm any sore wound injury deformity disease whether of himself or any other personal or any animal। हमने भीख मांगने के लिए चोट पहुंचा दी अपने आप को, किसी और आदमी को चोट पहुंचा दी। जैसे आप देखते होंगे रोडों पे क्या घूमते हैं महिलाएं, अब छोटे छोटे बच्चों को लेके उनके के सर पे वे चोट मार देती, पट्टी मार देती है, उनको कोई दिखा दिखा के मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो वो सारी प्रोसीजर भी किस में आएंगी? सेक्शन 2 क्लॉज 8 के अंदर। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेक्शन 2 क्लॉज 9, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड। जो उस बच्चे की भलाई के लिए उस समय पर डिसीजन लिए गए हों, टू एंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक राइट, उसकी बेसिक नीड्स को पूरे करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए,
उसके सोशल वेलबींग के लिए, उसके फिजिकल के लिए, उसके इमोशनल इंटेलेक्चुअल के लिए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी निर्णय लिए गए हों वो कहलाए जाएंगे हमारे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। मतलब वो एक बच्चे की भलाई के लिए हमारे द्वारा किए गए कोई भी कृत्य वो क्या कहलाए जाएंगे, वो हमारे कहलाए जाएंगे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। कोई बात नहीं। अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 10। सेक्शन 2 क्लॉज 10 में हमारी बात करता है बोर्ड के बारे में। अब ये बोर्ड क्या होगा, बोर्ड हम बोलेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो कि कंस्टिट्यूट हुआ है किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 4 के अंतर्गत। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की डेफिनेशन हमें पढ़नी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन 4 के अंदर। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की डेफिनेशन हमें सेक्शन 4 में दे रखी है, और अगर हम सेक्शन 2 के संदर्भ में बात करेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 में दे रखी है। ये बात समझ में आती है। सेंट्रल अथॉरिटी, सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेंट्रल अथॉरिटी। Central authority means government department recognized as such under the Hague Convention of Protection of Children and Cooperation of Inter-Country Adoption Act। सेंट्रल अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो हमें डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, आपको सिर्फ ये याद रखना है हॉग कन्वेंशन, यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 12 में बात करता है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से कम उम्र का बच्चा वो चाइल्ड कहलाया जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब क्या हुआ, मीन्स अ चाइल्ड हु इज अलेग्ड और फाउंड टू बी हैव बीन कमिट एन ऑफेंस। ऐसा बच्चा जो कि एक ऐसा अपराध करता पाया गया, या जो कि एक ऐसा अपराध करने का दोषी है, एंड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, उसने अपराध किया लेकिन वो 18 साल से कम का है। और 18 साल से कम का कब माना जाएगा, जब उसकी एज 18 साल से कम हो। कब, जब उसने वो अपराध घटित किया हो। तो हम बोलेंगे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है और उसने कोई ऑफेंस कर दिया है, और उसकी डेट हम कब कंसिडर करेंगे, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सच ऑफेंस। मतलब जब वो कोई अपराध घटित कर रहा हो उस समय पर उसकी एज क्या है, 18 से कम है, तभी हम मानेंगे। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 14, सेक्शन 2 क्लॉज 14। सेक्शन 2 क्लॉज 14 कहता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कब हम कहेंगे कि एक बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, देख लेते हैं। हु इज फाउंड विदाउट एनी होम, जो बेघर अवस्था में पाया गया हो। हु इज फाउंड सेटल्ड प्लेस ऑफ एडॉप्ट, जो किसी ऐसी अवस्था में पाया गया हो जो कि परित्यागनीय है। एंड विदाउट एनी ऑब्स्टेंशियल मीन्स ऑफ सब्सटेंस, जिसके पास अपने रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं हो, पहली चीज हो गई। हु इज फाउंड वर्किंग इन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा इस फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि इस चाइल्ड को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इज फाउंड बैगिंग, भीख मांगता हुआ वो दिख गया हो हमें, या वो रोडों पर अपनी जिंदगी काटता हुआ दिख गया हो, जैसे फुटपाथ के उस साइड में या फुटपाथ की तरफ बच्चे सो जाते हैं वहां पे भीख मांगते हैं, लाल बत्ती पे भीख मांगते हैं, ऐसी अवस्था हो। हु रिसाइड विद द पर्सन वेदर अ गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड और नॉट। अब वो किसी अन्य आदमी के साथ रहता हो, अब इससे मतलब नहीं है कि वो उसका बच्चा है या नहीं है। अब जैसे आप फुटपाथ, आप जब कभी गाड़ी में जाते होंगे तो आपको लाल बत्ती पे मिल जाते होंगे, एक महिला आते हैं उनके साथ एक छोटा सा बच्चा आता है, उसके हाथ पे फ्रैक्चर हो जाता है, सर पे चोट लगी होती है। अब ये बात जरूर थोड़ी है कि वो उसके के गार्जियन ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या समझेंगे कि ये जो चाइल्ड है इसको केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आगे देख लेते हैं। हैज इंजर्ड, एक्सप्लॉइटेड, एब्यूज्ड, नेग्लेक्टेड द चाइल्ड, or has violated any other law for time being in force meant for the protection of a child।
किसी बच्चे को डरा के, धमका करके, मार करके घर से बाहर निकाल दिया हो, उस स्थिति में भी हम क्या समझेंगे कि भैया इस बच्चे को आवश्यकता है। ठीक है। किसी बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जा रही हो, इंजरी पहुंचाई जा रही हो, एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, उसको एब्यूज किया जा रहा हो, एंड देयर इज a reasonable likelihood to be threat to be created, जान से मारने की धमकी देने की आशंका पैदा हो रही है, उसको, उस बच्चे को भी हम क्या समझेंगे कि भैया इस बच्चे को केयर की आवश्यकता है। हैज किल्ड, abused, neglected, exploited some other child or children and there is reasonable livelihood of child in question of being killed, किसी ऐसे आदमी ने पहले किसी अन्य बच्चों को मार दिया हो और अब वो उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ रहा हो, तो भी हम बोलेंगे भैया इस बच्चे को आवश्यकता है। यहाँ तक ये वो कोई बात क्लियर नहीं है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सब आम बातें हैं। आपको सिर्फ ये एक बेसिक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। हु इज मेंटली इल, जो मानसिक तौर पे बीमार हो, और मेंटली और फिजिकली चैलेंज, मानसिक तौर पे चैलेंज हो, फिजिकली तौर पे चैलेंज हो, अपाहिज हो, सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इंक्योरेबल, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जो कि ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज, हैविंग नो वन टू सपोर्ट, और ये सब होने के बावजूद कोई उसका सपोर्ट करने के लिए नहीं है वहाँ पर, कोई उसकी देख रेख करने के लिए नहीं है, और लुक आफ्टर, हैविंग पेरेंट्स और गार्जियन, उसके कोई पेरेंट्स भी नहीं है, उसके कोई गार्जियन भी नहीं है, और अगर हैं भी तो वो उसकी देखभाल करने के लायक नहीं है। इफ फाउंड सो बाय द बोर्ड और द कमिटी, अब अगर मान लो उसके ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो उसकी देख रेख नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर वो बच्चा कमेटी को मिल जाता है, तो कमेटी या बोर्ड उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। अब कौन सा बोर्ड? जुवेनाइल जस्टिस का बोर्ड। यहाँ तक की बात क्लियर है। हु हैज़ अ पेरेंट, हु हैज़ अ गार्जियन, एज सच पेरेंट और गार्जियन फाउंड टू बी अनफिट, उस बच्चे के माँ बाप मिल गए, गार्जियन मिल गए, लेकिन वो उस बच्चे के माँ बाप, गार्जियन उसकी देखरेख करने में असमर्थ है, incapacitated by the committee and board to take care for the protect and the safety well-being of the child, तो वो उनको कुछ आर्थिक मदद दे देगी बोर्ड, उनके माँ बाप को, पेरेंट्स को, कि आप इस बच्चे का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। हु डज नॉट हैव द पेरेंट्स एंड नो वन इज विलिंग टू टेक केयर ऑफ, अब ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं है और उनको कोई अपनाना भी नहीं चाहता, या और हुज पेरेंट हैव अबॉन्डेड, या जिनके माँ बाप ने उन बच्चों का त्याग कर दिया हो, या उनके माँ बाप ने किसी को सरेंडर कर दिया हो, तो ऐसे बच्चों को भी हम क्या बोलेंगे कि इनको केयर की आवश्यकता है। हु इज मिसिंग, रन अवे चाइल्ड, जो अपने घर से भाग गया हो, और हुज पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी, या जिस बच्चे के इंक्वायरी करने के बाद भी माँ बाप नहीं मिले, इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, तो वो भी बच्चा क्या होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे कि इसको केयर की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। हु हैज़ बीन और बीइंग और लाइकली टू बी अब्यूज्ड, टॉर्चर्ड, एक्सप्लॉइटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए उसको टॉर्चर किया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, तो ऐसे बच्चे को भी हम क्या बोलेंगे कि इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, केयर की जरूरत है। हु इज फाउंड वल्नरेबल एंड इज लाइकली टू इंडक्टेड इनटू ड्रग्स अब्यूज, कोई बच्चा ड्रग लेता हुआ पाया गया हो, नशे करता हुआ पाया गया हो, तो इस बच्चे को भी हम क्या बोलेंगे, केयर की जरूरत है। हु इज बीइंग और लाइकली टू बी अब्यूज फॉर अनकॉन्शियसबल गेन, तो ऐसे बच्चे भी क्या होंगे, केयर के हकदार होंगे, केयर मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हु इज विक्टिम और अफेक्टेड बाय आर्म कन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट, नेचुरल कैलामिटी, बाढ़ पीरियड हो, बाढ़ आई, उनके के घर बार सब तबाह हो गए, माँ बाप भी मर गए, सब कुछ हो गया, तो ऐसे बच्चे भी क्या होंगे, केयर और प्रोटेक्शन उनको भी मिलेगी।
who is at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage and whose parent, family member, guardian or any other person are likely to be responsible for the solemnization of such marriage। ऐसा बच्चा है जो अभी 15 साल का है लेकिन उसकी मैरिज करवा दी गई हो जबरदस्ती, तो ऐसे बच्चों को भी हम क्या कहेंगे, इनको केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं क्लॉज 15 सबसेक्शन 15 चाइल्ड फ्रेंडली। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब ऐसा हो गया, ऐसा माहौल जो बच्चों के अनुकूल, जो बच्चों के अनुकूल हो। देख लेते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली मीन्स any behavior, any conduct, any practice, any process, any attitude, any environment or any treatment that is humane, considerate and in the best interest of the child। जो ऐसा व्यवहार हो, ऐसा कंडक्ट हो, ऐसा प्रैक्टिस हो, ऐसा प्रोसेस हो, ऐसा एटीट्यूड हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो, ऐसा ट्रीटमेंट हो जो कि बच्चों के अनुकूल हो, तो वो होगा चाइल्ड फ्रेंडली। यहाँ तक की कोई बात, कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सिंपल बातें हैं। चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। कब एक चाइल्ड एडॉप्शन के लिए लीगली फ्री माना जाएगा? अ चाइल्ड डिक्लेयर एज सच बाय द कमेटी आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी अंडर 38। जब एक इंक्वायरी सेक्शन 38 के अंतर्गत आकर के इंक्वायरी करती है और वो इन सभी मामलों को सही पाती है और उसके बाद जब अपनी इंक्वायरी देती है, अपनी रिपोर्ट देती है, तो वो बोलेगी चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। अब इसके लिए हमें सेक्शन 38 पढ़ना पड़ेगा, वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। अब देखते हैं चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन होगा। अगर हम बात करें चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की, ये कौन होंगे? ऑफिसर अटैच टू चिल्ड्रन होम। ऐसे ऑफिसर जिनको कि अटैच किया जाएगा कोर्ट के द्वारा चिल्ड्रन होम के अंदर, फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शन गिवन बाय द कमेटी। और इस ऑफिसर को कमेटी के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ेगा, एज द केस में बी। द बोर्ड विद सच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? वो बोर्ड बनाएगा। ये बात समझ में आती है। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। अब देखो, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अलग होता है और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर अलग होता है। अब चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर तो हमने देखा कौन अपॉइंट करेगा, कमेटी अपॉइंट करेगी, ठीक है। और ये जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा, ये ऐसा पुलिस का ऑफिसर होगा जो कि डेजिग्नेटेड होगा सेक्शन 107 क्लॉज 1 के अंतर्गत। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत एक पुलिस ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पोस्ट पर डेजिग्नेट होगा, तो वो होगा सेक्शन 107 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। यहाँ तक की बात क्लियर है। हम देख लेते हैं 19 चिल्ड्रन होम क्या होंगे। अ चिल्ड्रन होम एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब ये चिल्ड्रन होम हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, हर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे। और इनको कौन बनाएगी? बाय द स्टेट गवर्नमेंट। या तो खुद बनाएगी या फिर किसी एनजीओ की सहायता से बनाएगी, बाय इटसेल्फ और थ्रू अ वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एंड इज रजिस्टर्ड एज सच फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 50। और इसका जो पर्पस है वो हमें कहाँ मेंशन है? वो हमें मेंशन है सेक्शन नंबर 50 के अंदर। चिल्ड्रन होम या तो राज्य सरकार बनाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर राज्य सरकार खुद नहीं बनाती है तो वो एनजीओ के सहयोग से बनाएगी। और इसके जितने भी वो हैं पर्पस हैं वो हमें कहाँ मेंशन है? सेक्शन नंबर 50 के अंदर। ये आपको बात ध्यान रखनी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 चिल्ड्रन कोर्ट, बच्चों की कोर्ट। द कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005। ऐसी कोर्टें जो किसके अंतर्गत बनी हो? इसके अंतर्गत बनी। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, इसके अंतर्गत कोई कोर्टें बनी हो, या कोई ऐसी स्पेशल कोर्टें जो कि किसके अंदर बनी हो? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो के अंदर बनी हो स्पेशल कोर्टें, वो भी चाइल्ड कोर्ट होंगी। वेयर एवर एग्जिस्टिंग एंड वेयर सच कोर्ट्स हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड। अब मान लो ये इन दोनों ऊपर दी गई कोर्टों में से कोई सी कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं है, तो उस केस में
द कोर्ट ऑफ सेशन हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अब मान लो ये स्पेशल कोर्ट भी नहीं है और ये चाइल्ड कोर्ट भी नहीं है, तो इस केस के अंदर जो उस एरिया का जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है उस एरिया का जो सेशन कोर्ट होगा वो इसका कॉग्निजेंस लेगा। यहां तक की बात क्लियर है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सेक्शन 2 क्लॉज 21। A children home, open shelter, observation home, special home, place of safety, specialized adoption agency, and a fit facility recognized under this act। कोई भी चिल्ड्रन होम हो, कोई भी ओपन शेल्टर हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन होम हो, कोई भी स्पेशल होम हो, कोई भी प्लेस ऑफ सेफ्टी हो जो कि इस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया हो, जिसका कि मेन मकसद क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ सच सर्विसेज। जिन बच्चों को केयर की प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उनको ये केयर प्रोटेक्शन देने का इनका मेन उद्देश्य होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। कमेटी, कमेटी का मतलब होगा यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो कि सेक्शन 27 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूटेड है। ये आपको बात याद ध्यान रखनी है। सेक्शन 2 क्लॉज 23 कोर्ट, a civil court which has jurisdiction in matter of adoption, guardianship and may include district court। ऐसी कोर्ट जिसके पास क्षेत्र अधिकार है एडॉप्शन के मामलों को लेकर, गार्जियनशिप के मामलों को लेकर, और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ सकती हैं। ये बात ठीक है। फैमिली कोर्ट भी आ सकती हैं और इसके अंदर सिटी सिविल कोर्ट्स भी आ सकती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोर्ट के अंदर कौन कौन सी कोर्टें इंक्लूड हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ सकती है, सिटी सिविल कोर्ट आ सकती हैं, फैमिली कोर्ट आ सकती है, और इसका क्षेत्र अधिकार क्या होगा, एडॉप्शन के मामलों को लेकर के, गार्जियनशिप के मामलों को लेकर के। यहाँ तक की बात क्लियर है। कॉर्पोरल पनिशमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। कॉर्पोरल पनिशमेंट, द सब्जेक्टिंग ऑफ चाइल्ड बाय अ पर्सन टू अ फिजिकल पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व द डेलिबरेट इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन as retribution for an offense or for the purpose of disciplining or reforming the child। ऐसी छोटी मोटी पनिशमेंट जो एक बच्चे को सुधारने के लिए दी जाती है वो होगी कॉर्पोरल पनिशमेंट। ज़्यादा हार्श नहीं होंगी, बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के लिए होंगी सिर्फ। चाइल्ड लाइन सर्विसेज, a 24-hour emergency outreach service for a children in crisis which link them to emergency for a long term care and rehabilitation services। चाइल्ड लाइन सर्विसेज वो होंगी जो 24 घंटे सक्रिय सर्विस होंगी किसी भी बच्चे के लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए होंगी, और ये लॉन्ग टर्म केयर के लिए होंगी, और इसका मेन पर्पस क्या होगा, रिहेबिलिटेशन सर्विस होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेक्शन 2 क्लॉज 26, इसको भी देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, अ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होगा तो वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होगा। और ये कौन स्थापित करेगी, एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 106 के अंदर। यहाँ तक की बात है। विच इज द फोकल पॉइंट टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एंड अदर चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर इन द डिस्ट्रिक्ट। जो कि इसके अंतर्गत बने गए रूल्स एंड रेगुलेशन की पालना करवाएगा और बच्चों की प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस देगा। कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। अब हम देखते हैं 27, फिट फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी जो सरकार के द्वारा चलाई जाए। अब फैसिलिटी रन बाय गवर्नमेंट और बाय रजिस्टर्ड वॉलेंट्री नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ के द्वारा चलाई जाए। प्रिपेयर टू टेम्परेली ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर चाइल्ड और फॉर पर्टिकुलर पर्पस, बच्चों की देखरेख के लिए किया जाए। एंड सच फैसिलिटी इज रिकॉग्नाइज एज फिट फॉर द सेड पर्पस बाय द कमिटी, कमेटी बोलेगी ऐसे केस में भी, और द बोर्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51। अगर हम बात करें फिट फैसिलिटी की बात किस डेफिनेशन में है, तो सेक्शन 51 क्लॉज 1 के अंदर है, और इसकी रिकमेंडेशन कौन करेगा, कमेटी करेगी, बोर्ड करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब फिट फैसिलिटी के लिए हमें एक फिट पर्सन भी चाहिए, वो है हमारा 28 के अंदर।
इसको भी देख लेते हैं। फिट पर्सन कौन होगा? एनी पर्सन प्रिपेयर टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, जिसको कि एक बच्चे का दायित्व दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन पर्पस, एंड सच पर्सन इज आइडेंटिफाइड आफ्टर इंक्वायरी। अब इस पर्सन को अपॉइंट करने से पहले इंक्वायरी होना जरूरी है, एंड मेड इन इट्स बिहाफ एंड रिकॉग्नाइज एज फिट फॉर द सेड पर्पस। अब इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? इसकी इंक्वायरी करेगी बाय कमेटी या बोर्ड करेगा। और इसके पास क्या होगा? उस बच्चे को रिसीव करने का और उस बच्चे को देख रेख करने का इसके पास जिम्मेदारी भी होगी और अधिकार भी होगा। किसके पास होगा? फिट पर्सन के पास होगा। यहां तक की बात क्लियर है? सेक्शन 22 क्लॉज 29, फोस्टर केयर। देख लेते हैं फोस्टर केयर क्या होगा। मीन्स प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय द कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ ऑल्टरनेट केयर इन द डोमेस्टिक एनवायरमेंट ऑफ अ फैमिली। एक बच्चे को डोमेस्टिक एनवायरमेंट मिले, डोमेस्टिक केयर मिले, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए वो कमेटी किसी अन्य आदमी के पास जो कि उसके बायोलॉजिकल फैमिली का मेंबर नहीं हो, उस अन्य आदमी के पास केयर के लिए भेजेगी। लिखा है अदर देन द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फैमिली, मतलब ऐसी केयर जो उसको फैमिली से तो मिल रही है लेकिन उसके बायोलॉजिकल फैमिली से नहीं मिल रही है। दैट हैज बीन सेलेक्टेड, क्वालिफाइड, अप्रूव्ड एंड सुपरवाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सच केयर। ऐसा आदमी जो उस बच्चे की केयर कर सकता हो, लेकिन वो आदमी क्या नहीं होना चाहिए? उसका बायोलॉजिकल फैमिली का मेंबर नहीं होना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है? फॉस्टर फैमिली मीन्स अ फैमिली फाउंड सुटेबल बाय डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा कोई ऐसी फैमिली जो कि सुटेबल हो, किस लिए? बच्चे की देख रेख करने के लिए। टू कीप द चिल्ड्रन इन फोस्टर केयर अंडर सेक्शन 44। और ये हमें कहाँ मेंशन है? सेक्शन 44 के अंदर मेंशन है। यहां तक की बात क्लियर है? आगे देखते हैं। गार्जियन। अब किसी बच्चे के संबंध में गार्जियन कौन होंगे? उसके नेचुरल गार्जियन होंगे, या कोई अन्य आदमी भी हो सकते हैं जिसको कि एक कमेटी अपॉइंट करेगी या एक बोर्ड अपॉइंट करेगी, और जिसको कि उस बच्चे का अतिरिक्त चार्ज दिया जाएगा, या जिसको कि एक कमेटी या एक बोर्ड उसका चार्ज देने के लिए रिकॉग्नाइज करेगी एज अ गार्जियन, जिसको कि एक कमेटी या एक बोर्ड उस बच्चे का गार्जियन नियुक्त करेगी। तो वो कौन होंगे? गार्जियन होंगे। नेचुरल भी हो सकते हैं और वो कोई अपॉइंटेड भी हो सकते हैं। यहाँ तक की बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं ग्रुप ऑफ फोस्टर केयर। ग्रुप ऑफ फोस्टर केयर की अगर हम बात करें, अ फैमिली लाइक केयर फैसिलिटी फॉर अ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन। फैमिली जैसा वातावरण दिया जाएगा बच्चे को, उसी के अंदर उस बच्चे की देखरेख की जाएगी, प्रोटेक्शन की जाएगी। हु आर विदाउट पेरेंटल केयर, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए। एमिंग ऑन प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज केयर एंड फॉस्टरिंग ए सेंस बिलोंगिंग आइडेंटिटी थ्रू अ फैमिली लाइक एंड कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस। यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं आई होगी आपको। बेसिक बेसिक बातें हैं, जब आप 3-4 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अपने आप याद हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम देख लेते हैं 33। एक मिनट। अगर हम बात करें 33 की, तो ये कहता है हीनियस ऑफेंसेस, भयावह अपराध। द ऑफेंस फॉर विच द मिनिमम पनिशमेंट अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, जिसकी कम से कम सजा 7 साल की होगी, तो वो होगा हीनियस ऑफेंसेस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईपीसी के अंतर्गत कम से कम सजा 7 साल की हो, या किसी अन्य लॉ में भी कम से कम सजा 7 साल की हो, इससे ज़्यादा हो, तो वो होंगे हीनियस ऑफेंसेस। इंटर कंट्री अडॉप्शन, adoption of a child from India
बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन और बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और बाय फॉरेनर, किसी फॉरेनर के द्वारा, किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति के द्वारा या किसी एनआरआई द्वारा भारतीय बच्चा अडॉप्ट किया गया हो, तो वो होगा इंटर कंट्री अडॉप्शन। यहाँ तक की बात क्लियर है। जुवेलाइन, ऐसा बच्चा जो 18 साल से उम्र से कम का बच्चा हो, 18 से कम का बच्चा, वो होगा जुवेलाइन। यहाँ तक की बात क्लियर है, जिसको कि हम बोलेंगे किशोर। नारकोटिक ड्रग्स और साइट्रोपिक सब्सटेंस, नशीली वस्तुएं बोल सकते हैं हम इनको, शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन एनडीपीएस एक्ट। नारकोटिक ड्रग और साइट्रोपैटिक सब्सटेंस का मतलब क्या समझा जाएगा, जो कि कहाँ पर गिवन है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमें गिवन है। तो ये इसका मतलब हो गया। थर्टी सेवन, एनओसी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स अ सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी फॉर सेड पर्पस। अगर कोई एनआरआई, कोई इंडियन ओरिजिन का आदमी या कोई फॉरेनर कोई बच्चा अडॉप्ट करता है इंडिया से, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, किसके द्वारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा, कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ये जो एडॉप्शन हो रहा है इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन रेजिडेंट इंडिया, एनआरआई मीन्स अ पर्सन हु होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। इसके बाद इंडियन पासपोर्ट तो है, लेकिन वो वर्तमान में फॉरेन में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा समय से। जो वर्तमान में 1 साल से ज़्यादा समय से फॉरेन में रह रहा हो लेकिन उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो वो कौन होंगे, एनआरआई होंगे। नोटिफिकेशन, notification published in the official gazette of India, as the case may be in gazette of state, expression notify shall be considered accordingly। जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा वो हो गया नोटिफिकेशन। ऑब्जर्वेशन होम मीन्स एन ऑब्जर्वेशन होम एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वेशन होम बनाया जाएगा या हर एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वेशन होम बनाया जाएगा। अच्छी बात है। कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। और अगर राज्य सरकार खुद नहीं बना पाएगी तो वो किसी एनजीओ के द्वारा बनाया जाएगा, थ्रू अ वॉलंटरली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एंड इज रजिस्टर्ड विद एज सच। और वो जिस पर्पस के लिए बनाई जाएंगी उसके लिए वो रजिस्टर्ड भी की जाएंगी। और वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होंगी, सेक्शन 47 क्लॉज 1 के अंदर, सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड भी होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 41 के बारे में। 41 हमारा कहता है ओपन शेल्टर। क्या मतलब होता है, मीन्स अ फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, या तो खुद या फिर वॉलंटरीली किसी एनजीओ के सहयोग से, अंडर 43 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। अगर हम ओपन शेल्टर की बात करें तो कहाँ दे रखी है, 43 सब सेक्शन 1 के अंदर। और ये भी रजिस्टर्ड किस पर्पल के लिए होंगी, जो इनका मेन मुख्य उद्देश्य है उससे होंगी। 42 ऑर्फन, अनाथ, क्या कहते हैं इनको, अनाथ। हु इज विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव और लीगल गार्जियन, जिसके कोई से भी पेरेंट्स ना हो, बायोलॉजिकल भी ना हो, एडॉप्टिव भी ना हो और लीगल भी ना हो। हुज लीगल गार्जियन इज नॉट विलिंग टू टेक, केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ, जिसके लीगल गार्जियन उसको रखना नहीं चाहते या वो उसको रखने में सामर्थ्य नहीं है, उसको पालने में सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, ऑर्फन, अनाथ। 43 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स अ पर्सन रजिस्टर्ड एज सच अंडर सिटीजनशिप एक्ट। ऐसा आदमी जो कि सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अब हमने एनआरआई पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट तो है लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा अवधि से विदेश में रह रहा है, तो वो हो गया एनआरआई। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या क्या हो गया, ऐसे आदमी जो कि रजिस्टर्ड है किसके अंदर, सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत। ये आपको बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
कौन होगा? मीन्स अ पर्सन एनी ऑफ हुज लीनियन एंसेस्टर और इज was an Indian national who is presently holding a person of Indian origin card issued by central government. ऐसे आदमी जिसके कि कोई पेरेंट्स वर्तमान में भारत में रह रहे हो या वर्तमान में कोई ऐसा कार्ड है जो भारतीय सरकार ने जारी कर रखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी कर रखा हो और वो उसके हकदार हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाएंगे। ठीक है। 45 पैटी ऑफेंसेस। अभी हमने पढ़ा था हीनियस ऑफेंसेस, उसकी सजा थी कम से कम 7 साल और उससे ज़्यादा। अब पैटी ऑफेंस की बात करेंगे, इंक्लूड्स एन ऑफेंस फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट, उसमें बोला कम से कम 7 साल, इसमें बोला ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स अप टू 3 ईयर्स। अगर कोई अपराध 3 साल तक का है या उससे कम है तो वो होगा पैटी ऑफेंसेस, और अगर कोई अपराध कम से कम 7 साल का है तो वो होगा हीनियस ऑफेंसेस। ये आपको बात ध्यान रखनी है। 46 प्लेस ऑफ सेफ्टी, एनी प्लेस एनी इंस्टीट्यूशन नॉट बीइंग पुलिस लॉकअप और जेल। पुलिस लॉकअप को छोड़ करके, जेल को छोड़ करके कोई भी स्थान हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एस्टेब्लिश सेपरेटली और अटैच टू एन ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, as the case may be, the person in charge of which is willing to receive and take care of the children or found to be conflict with law। ऐसा स्थान जिसमें कि एक जो वहां का ऐसा पर्सन जो कि किसी बच्चे को ढूंढ करके उसके टेक केयर, उसकी देख रेख करना चाहता हो, और वो किसके आदेश पे चलेगा? बोर्ड के आदेश पे चलेगा, चिल्ड्रन कोर्ट के आदेश पे चलेगा, जब तक इंक्वायरी नहीं होती है तब तक, तो वो क्या करा जाएगा? प्लेस ऑफ सेफ्टी करा जाएगा। किसके लिए? उस बच्चे के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रिस्क्राइब, जो इस एक्ट के अंदर लिखा होगा वो होगा प्रिस्क्राइब। प्रोबेशन ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जिसको कि राज्य सरकार अपॉइंट करेगी एज अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत। ये बात ध्यान रखनी है कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन से एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट होगा? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत होगा। और द लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। अगर प्रोबेशन ऑफिसर की बात करेगा तो वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर आएगा, और अगर बात करेगा किसकी? लीगल कम प्रोटेक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, तो वो आएगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 49 प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स कौन होते हैं? पर्सन और पर्सन्स एलिजिबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15। ऐसे पर्सन्स जो कि एलिजिबल हैं सेक्शन 57 के अंतर्गत किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। अभी 57 क्या होता है हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पब्लिक प्लेस shall have the same meaning assigned in the Immoral Traffic Prevention Act। Registered with reference to the child care institution or agency or facility managed by the state government, voluntarily NGOs, means observation homes, special homes, place of safety, children homes, open shelter, specialized adoption agencies, fit facilities, other institutions that may come up in the response to the particular needs, agencies, facilities authorized and registered under 41। मतलब ऐसी हर एक संस्थान जो कि बच्चे की देखरेख के लिए योग्य हैं, अब चाहे वो शेल्टर होम हो, ऑब्जर्वेशन होम हो, स्पेशल होम हो, प्लेस ऑफ सेफ्टी हो, चिल्ड्रन होम हो, जिनका कि मेन उद्देश्य क्या है? बच्चों की देख रेख करना, चाहे वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो, चाहे वो राज्य सरकार बनाए, चाहे वो एनजीओ बनाए, वो सभी क्या होंगे? रजिस्टर्ड होंगे। 52 रिलेटिव, in relation to a child for a purpose of adoption under act, means parental uncle, aunt, maternal uncle, aunt, paternal grandparent, maternal
किसी बच्चे के संबंध में अगर हम उसके बात करें, उसके रिलेटिव कौन होंगे, तो उसके पैटर्नल अंकल आंटी हो सकते हैं, मैटरनल अंकल आंटी हो सकते हैं, उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 53 स्टेट एजेंसी, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जिसको कि सेटअप करेगी स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए? फॉर डीलिंग विद एडॉप्शन एंड उससे संबंधित मैटर अंडर सेक्शन 67 के अंदर। तो ये कौन होंगे? स्टेट एजेंसी होंगे। मतलब कहाँ गिवन है? 67 के अंदर। सीरियस ऑफेंसेस includes offense which the punishment under IPC or any other offense timing in force 3 साल से 7 साल। मतलब 3 तक पैटी, 7 से ज़्यादा हीनियस, और 3 से 7 सीरियस। ये आपको बात याद रखनी है। स्पेशल जुवेलाइन पुलिस यूनिट means a unit of the police officer या force for a district, for a city, as the case may be, any other police like railway police dealing with the children designated as such for holding children under section 160। इसमें क्या था? जो चिल्ड्रन वेलफेयर पुलिस ऑफिसर था, तो उसी की बात कर रहा है ये 107 के अंतर्गत। स्पेशल होम, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो या किसी एनजीओ के सहयोग से बनाया हो, जो कि 48 के अंदर रजिस्टर्ड हो। और ये काम क्या करेगा? फॉर द हाउसिंग, प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जो कि बच्चे दोषी हैं उनको रिहेबिलिट करेगा, जो कि पाए गए हैं उनको करेगा, और जिन्होंने अपराध किया है उन उन बच्चों को थ्रू बोर्ड उन इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? स्पेशलाइज्ड एडॉप्टिव एजेंसी, ये कौन होती है? ऐसी संस्था जो कि राज्य सरकार बनाए, एनजीओ बनाए, सेक्शन 65 के अंदर बनेगी ये, और ये अनाथों का घर माना जाएगा। जो बेघर कर दिए गए उनको ये शरण देगा। और ये जो प्लेस कौन बनाएगा? कमेटी बनाएगी, और ये एडॉप्शन के लिए काम करेगा। अब इसके अंदर आप एक बात ध्यान से देखना कि इसके अंदर एक चीज कॉमन आती है कि इसकी स्थापित कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अगर खुद नहीं करती है तो वो किसके सहयोग से करेगी? एनजीओ के सहयोग से करेगी। कौन बनवाएगा? कमेटी या बोर्ड बनवाएगा। तो ये बात सब में कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉन्सरशिप मीन्स प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, या किसी भी अन्य तरीके का सपोर्ट, किसको? टू द फैमिली टू मीट द मेडिकल एजुकेशनल डेवलपमेंट नीड ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी और तरीके से उसकी मदद करना हो, तो उसकी मदद करने को आप क्या बोलेंगे? स्पॉन्सरशिप। 59 स्टेट गवर्नमेंट in relation to union territories means the administrator of the union territory appointed by the president under 239। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में, तो आर्टिकल 239 के अंतर्गत जिस आदमी को राष्ट्रपति एज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा वो बनेगा स्टेट गवर्नमेंट। 60 सरेंडर्ड चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड हु इज रिलिंक्विश्ड बाय द पेरेंट्स गार्जियन टू द कमिटी, जो कि पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियन के द्वारा कमेटी को सौंप दिया गया हो, त्यागा हुआ नहीं हो, सौंप दिया गया हो। ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल और सोशल फैक्टर्स, अगर वो उसकी किसी तरीके से देख रेख नहीं कर पा रहे हो, असमर्थ हो, तो वो अपने बच्चे को कमेटी को सौंप देंगे बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड सच बाय द कमेटी। कोई दिक्कत नहीं है। और 61 में कह दिया कि अगर इस डेफिनेशन के अंदर कोई ऐसी डेफिनेशन छूट गई है, इस चैप्टर के अंदर जो कोई ऐसी डेफिनेशन छूट गई है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड अदर एक्ट शैल हैव द सेम मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम ऑन दोस एक्ट। अगर मान लो कुछ ऐसा कार्यकलाप आ जाता है जो इस एक्ट में नहीं है, तो वो किसी अन्य एक्ट के द्वारा रेफरेंस लिया जाएगा। आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 1 और 2 को। हमने आज एक एक डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
कल हम सेक्शन 3 से आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 होगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, टेक केयर।